नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से आई बड़ी खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा के खार तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्लास्ट आईईडी से अंजाम दिया गया। घटना के तुरंत बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि धमाके के बाद लोग मैदान से जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह हमला आतंकवादी साजिश की ओर इशारा करता है। खास बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले ही केपीके के एक पुलिस स्टेशन पर भी आतंकी हमला हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां शक जता रही है कि यह हमला हाल ही में शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन सरबकाफ का बदला हो सकता है। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इसे सुनियोजित और टारगेटेड अटैक मानकर जांच में जुट गई हैं। कुछ पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे कौन छुपा है, कौन ये हमला कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि एक बदला हो सकता है। पाकिस्तान के जो ऑपरेशन सरबकाफ था उसका बदला हो सकता है जिसके तहत ये हमला किया गया था। अब इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश जी। हम जैसा कि देख रहे हैं पाकिस्तान में जो घटना अभी हमको देखने को मिली है, क्या लगता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्यों ये हमला किया गया है? देखिए, क्रिकेट में जिस तरीके से कई सालों से इस तरीके से जब प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, खेलते हैं, तो इस तरीके के जो ब्लास्ट वो पहले भी होते रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता था कि जब श्रीलंका की टीम आती है उनके ऊपर जब हमला होता था कुछ साल पहले, फिर कई जो आईसीसी के प्रोग्राम होते थे, टूर्नामेंट होते थे, कई देशों ने आना बंद कर दिया था। इवन भारत तो खेलता ही नहीं था। अब ये घटना जो हुई है पख्तून प्रांत में, तो इसके बाद मुझे लग रहा है जो पाकिस्तान का क्रिकेट है थोड़ा बहुत उभरा था, थोड़ा बहुत एक विश्व के पटल पे आया था। इसके बाद मुझे लग रहा है कि वहाँ इसके बाद बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि दोबारा से क्रिकेट को फिर उभारा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ के जो आतंकवादियों की जो नर्सरी जो पनप रही है वो क्रिकेट के ही पीछे क्यों पड़ी है, क्रिकेट प्रेमियों के ही पीछे क्यों पड़ी है। हालांकि पुलिस हर तरीके से जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीजें निकल के नहीं आ पाई है। किसी संगठन ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये हमला हमने किया है। लेकिन इससे पूरे वैश्विक क्रिकेट के ऊपर एक असर पड़ेगा, क्रिकेटरों के भविष्य पे भी असर पड़ेगा। और जो आईसीसी की जो टूर्नामेंट होते हैं जो बड़े, चाहे वर्ल्ड कप अभी थोड़े कुछ दिन के बाद होने वाला है, पाकिस्तान की टीम बाहर जाएगी और भी टूर्नामेंट होने, तो उससे मुझे लग रहा पूरी तरीके से असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत ये चीज क्यों नहीं निकाल पा रही है कि ये बार बार हमला क्रिकेट मैदान पे क्यों होता है और क्रिकेट खिलाड़ियों पे क्यों होता है। इसको मुझे लग रहा है उसको संभालने में, उसकी तह तक जाने में भारतीय सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। रमेश जी, जैसे कि हमने देखा कि अभी एक हफ्ते पहले भी केपीके के एक पुलिस स्टेशन पर भी आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तान में, और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये शुरू किए गए आतंकवाद रोधी अभियान ऑपरेशन सरबकाफ का बदला भी हो सकता है। आप इस बात से कितने सहमत हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, एक चीज हमेशा जान लो, जिस तरीके से हमारे यहाँ कुछ शादी होता है या ब्याह होते हैं या फिर दीपावली आती है, जैसे पटाखे फोड़ने का तो पाकिस्तान में वैसे ही बम फूटने का बहुत नॉर्मल रिवाज है। कभी भी कहीं पे भी ब्लास्ट हो सकता है और कहीं किसी तरीके से उससे कई लोग हताहत भी हो सकते हैं। इसमें होता क्या है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आतंकवाद की नर्सरी कहाँ है, पाकिस्तान में। और यही बात भारत हमेशा यूएनए से लेके और सारे के सारे जितने भी ग्लोबल मंच है, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे ब्रिक्स हो जाए, चाहे पीसी हो जाए, या जो अभी समिट हुआ है चाइना में,
हर जगह तो भारत ही बोलता आया है कि पाकिस्तान आतंकियों की एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को बंद करा जाए। अब देखो सबसे बड़ी बात ये होती है, जो फैक्ट्री होती है उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वही हो रहा है। ये नहीं कि भाई पाकिस्तान में अगर आतंकवाद की फैक्ट्री पनप रही है तो वो भारत के लिए है या अमेरिका या किसी और के लिए नहीं, वो उनके लिए भी है, क्योंकि ब्लास्ट तो उनके यहाँ भी हो रहे हैं। हो सकता है वो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भैया हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट कर ले, देखते हैं हमारे पटाखे फटते हैं कि नहीं फटते, उसके बाद में कहीं और जाए। तो ऐसा नहीं है कि वो जो एक जहर जो पालते हैं कि वो हमारे लिए, वो जहर उनके लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है। जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने सुना अभी तमाम जानकारी के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान में हुआ है शायद वो बदला भी हो सकता है। हालांकि अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो जांच के बाद ही हम सबको पता चलेगा। रविवार सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205 मीटर दर्ज किया गया, जो अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। हालांकि पानी के डिस्चार्ज में कमी आई है, लेकिन निचले इलाकों में रहने वालों के लिए हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। मयूर विहार में बनाए गए राहत कैंपों तक भी पानी पहुंच गया, जिससे वहां शरण लिए लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। वहीं मॉनेस्ट्री इलाके में हालात बहुत गंभीर है। यहाँ राहत सामग्री और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से 51,857 क्यूसेक, वजीराबाद से 73,280 क्यूसेक और ओखला बैराज से 1,48,866 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वजह से कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहे और अफवाहों पर ध्यान ना दें। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जलस्तर लगातार घटता रहा तो आने वाले दिनों में हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में लोग बाढ़ की आफत से जूझ रहे हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि यमुना जल्द ही डेंजर लेवल से नीचे बहे। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की बड़ी चेतावनी से, जिसने आने वाले दिनों के लिए देश भर को अलर्ट कर दिया है। अगले 3 दिन गुजरात और राजस्थान के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। IMD ने कहा है कि यहाँ भारी से अत्यधिक भारी बारिश होगी। खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में 6 और 7 सितंबर को 30 सेंटीमीटर तक पानी गिर सकता है। इसे असाधारण बारिश की श्रेणी में माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब अवदाब में तब्दील हो रहा है, जो धीरे धीरे दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात की ओर बढ़ रहा है। इसके असर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तेज बारिश देखने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 6 से 11 सितंबर के बीच अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। लिहाजा पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों में जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रहेगा। बात पूरे पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत की, तो यहाँ भी आसमान जमकर मेहरबान होने वाला है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अगले हफ्ते तक लगातार भारी बारिश की संभावना है। उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी कई जगह पानी बरसने के आसार है। उधर दक्षिण भारत में भी हालात बदल सकते हैं। केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र और रॉयल सीमा में तो अगले 5 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी बात साफ है, आने वाले कुछ दिन देश के बड़े हिस्से के लिए मौसम की बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। आने वाला अगले 7 दिन के लिए 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक हल्का से मध्यम बरसात का संभावना है दोनों क्षेत्रों के लिए। गुजरात रीजन और सौराष्ट्र के दोनों रीजन के लिए अनेक स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात रहेगा और हेवी रेनफॉल का वार्निंग अगले 4 दिन के लिए दोनों क्षेत्रों के लिए दिया गया है। गुजरात रीजन में आज हेवी टू वेरी हेवी विद एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में रेड वार्निंग के साथ भी दिया गया है। तो और कल के लिए एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का रेड वार्निंग के साथ दिया गया है। और 7 सितंबर के लिए भी गुजरात रीजन में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया गया है। और 8 को रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगी, हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है गुजरात रीजन।
सौराष्ट्र कच्छ में आज हेवी टू वेरी हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में ऑरेंज वार्निंग के साथ हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। और जो कल के लिए 6 और 7 के लिए हेवी टू वेरी हेवी विद एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में रेड वार्निंग के साथ दिया गया है। और हेवी रेनफॉल का वार्निंग आगे सौराष्ट्र कच्छ के लिए 8 सितंबर के लिए दिया गया है। अगले 4 दिन के लिए थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के साथ वार्निंग भी है। विंड स्पीड 30 to 40 किलोमीटर प्रति घंटा में रहने का पूर्वानुमान है 5 से लेकर 8 सितंबर तक। इसमें जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल गुजरात रीजन में आज दिया गया है नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, दामन और दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है। हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज वार्निंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में जो डिस्ट्रिक्ट को आज दिया गया है वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, बहरुच, सूरत, साबरकांठा, बनासकांठा और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन में सब में येलो वार्निंग दिया गया है। और सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेनफॉल आज जो हेवी टू वेरी हेवी ऑरेंज वार्निंग के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया गया है अमरेली, भावनगर और गुजरात के लिए। हेवी रेनफॉल वार्निंग आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया गया है सौराष्ट्र कच्छ में सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, दीव और जूनागढ़ के लिए दिया गया है। कल के लिए 6 सितंबर जो एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल दिया गया है गुजरात रीजन में, नॉर्थ गुजरात रीजन में साबरकांठा के लिए दिया गया है रेड वार्निंग के साथ। और जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वार्निंग आइसोलेटेड प्लेसेस में दिया गया है बनासकांठा, मेहसाना और अमरेली के लिए। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग ऑरेंज वार्निंग के साथ पाटन, गांधीनगर, खेड़ा और महिसागर के लिए दिया गया है। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरनों का लोकार्पण किया। थाना डालनवाला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। धामी ने याद दिलाया कि उत्तराखंड एक आपदा संभावित राज्य है, जहां भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाएं अक्सर लोगों को चुनौती देती है। ऐसे में 8 और 16 किलोमीटर तक सुनाई देने वाले अत्याधुनिक सायरन न केवल चेतावनी देंगे बल्कि नागरिक सुरक्षा के लिए भी कारगर साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रणाली का नियमित परीक्षण और जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि किसी आपात स्थिति में इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों और पुलिस कर्मियों ने सीएम आपदा राहत कोष में सहयोग राशि भी भेंट की है। कि हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जहां एक और देहरादून में ऐतिहासिक घंटाघर के रूपांतर कार्यों का, जिसका परिवर्तित स्वरूप आप सबके सामने आ रहा है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए स्थापित किए 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों का भी आज हमने लोकार्पण किया है। अभी इससे पहले डोईवाला पुलिस थाने में आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी वहाँ पर संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त हम आज देहरादून में 4 स्थानों पर जिन बहनों को आज यहाँ पर चाबी दी गई है, हिलांस कैंटीनों के शुभारंभ तथा बाल भिक्षावृत्ति को रोकने की दिशा में की गई महत्वपूर्ण पहल के भी हम सब आज इस घंटाघर के कार्यक्रम में उसके भी हम साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक घंटाघर दशकों से न केवल एक समय के प्रहरी के रूप में देहरादून वासियों को अनुशासित जीवन जीने में सहायता कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और संघर्षों का भी जीवंत प्रतीक है। यह ऐतिहासिक घंटाघर एशिया महाद्वीप का एकमात्र षटकोणीय घंटाघर है। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण श्री आनंद सिंह जी रईस ने अपने स्वर्गीय पिता और राज्य के प्रसिद्ध न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला बलबीर सिंह जी की पुण्य स्मृति में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान हेतु करवाया था। इसकी आधारशिला वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्यपाल भारत कोकिला स्वर्गीय श्रीमती सरोजनी नायडू ने रखी थी और वर्ष 1953 में
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्निर्माण कर इसे एक भव्य एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है कि हम सब लोगों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम जहां एक और देहरादून में ऐतिहासिक घंटाघर के रूपांतर कार्यों का, जिसका परिवर्तित स्वरूप आप सबके सामने आ रहा है, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं आपदा से पूर्व चेतावनी के लिए स्थापित किए 13 अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज सायरनों का भी आज हमने लोकार्पण किया है। अभी इससे पहले डोईवाला पुलिस थाने में आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त हम आज देहरादून में 4 स्थानों पर जिन बहनों को आज यहाँ पर चाबी दी गई है, हिलांस कैंटीनों के शुभारंभ तथा बाल भिक्षावृत्ति को रोकने की भारत में आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। आपको बता दें, कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं बल्कि पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून है। रात करीब 10 बजे से यह अद्भुत नजारा आसमान पर दिखाई देगा, जो पूरे 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इनमें से 82 मिनट तक चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में रहेगा और लाल नारंगी रंग का नजर आएगा। विशेष बात यह है कि 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार पूरा ग्रहण देश के हर हिस्से से साफ साफ दिखेगा। इसके लिए आपको किसी खास चश्मे या फिल्टर की जरूरत भी नहीं होगी। नंगी आंखों से भी इसे देखा जा सकता है। भारत ही नहीं बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई हिस्सों में भी यह अद्भुत दृश्य नजर आएगा। अनुमान है कि दुनिया की करीब 77% आबादी इस खगोलीय घटना को देख सकेगी। तो आज रात का आसमान एक खास और यादगार नजारा देने वाला है। अब बात करते हैं टेनिस कोर्ट से आई बड़ी खबर की। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एरिना साबालेंका ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। न्यूयॉर्क के यूएस ओपन में साबालेंका ने शानदार खेल दिखाते हुए अमांडा एनिसोवा को हराया और साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया। 1 घंटे 34 मिनट तक चले इस फाइनल मुकाबले में साबालेंका ने एनिसोवा को 3-6, 7-6, 3 से मात दी। ये साबालेंका का करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है और लगातार दूसरा यूएस ओपन टाइटल। साबालेंका ने इस जीत के साथ न सिर्फ अपना खिताब बचाया बल्कि दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी का ताज भी बरकरार रखा। फाइनल में उन्होंने आक्रामक खेल दिखाया, 13 विनर्स लगाए और विरोधी की गलतियों का फायदा उठाया। वहीं एनिसोवा ने ज्यादा बेजा भूले की और साबालेंका के अनुभव के आगे टिक नहीं पाई। इतना ही नहीं, साबालेंका ने रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा दिया है। वो ओपन एरा की तीसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने अपने पहले 4 ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पर जीते। इससे पहले नाओमी ओसाका और किम क्लिस्टर ऐसा कर चुकी हैं। इतिहास के पन्नों में और जुड़ गया है साबालेंका का नाम और एक बार फिर टेनिस कोर्ट पर गूंज उठा है उनका जलवा। भाद्रपद शुक्ल की पक्ष पूर्णिमा से शुरू होने वाला 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष इस वर्ष 7 सितंबर 2025 से आरंभ हो रहा है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका श्राद्ध कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वप्रित मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है क्योंकि इस समय पितरों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का अवसर माना जाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, यानी पितरों के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि हमारे रक्त में पितरों का अंश प्रभावित होता है और इसी कारण हम उनके ऋषि होते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम इस पितृ ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। मान्यता है कि पितृ पक्ष में किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से न केवल पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्ति होती है। फिलहाल आज के लिए बड़ी खबरों में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।
नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।